नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है देश के सबसे निर्भीक शो जवाब तो चाहिए का, और आज हम जवाब तो चाहिए में बात करेंगे देश को खोखला करने वाली साजिश और साजिश में शामिल हिस्सेदारों की। दरअसल हाल ही में कलकत्ता के न्यू टाउन इलाके में एक बड़े आतंकवादी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 संदिग्धों को एक आलीशान घर से गिरफ्तार किया है। देखिए, ये वही लोग हैं, ये वही आतंकी हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क, विशेष तौर पर लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं। 22 फरवरी 2026 दिल्ली पुलिस ने पूरी साजिश का प्रॉपर खुलासा किया। कुल 8 संदिग्धों की बात हुई, जिनमें से 6 तमिलनाडु के तिरुपुर जिले की गारमेंट फैक्ट्रियों में काम कर रहे बांग्लादेशी नागरिक थे और 2 पश्चिम बंगाल से। मालदा के उमर फारूक और रोबिउल इस्लाम, इन लोगों का सीधा लिंक पाकिस्तान की आईएसआई लश्कर ए तैयबा से था। इस बात की पुष्टि हुई है। जांच में सामने आया है कि आतंकवादी दिल्ली और अन्य संवेदनशील शहरों में बड़े धमाकों की योजना बना रहे थे। उनके फोन और डिवाइस से मिले सबूत बताते हैं कि वे 7 फरवरी को दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर ड्राई रन कर चुके थे। इन आतंकियों के पास से 16 सिम कार्ड, 10 मोबाइल फोन, 25 क्रेडिट डेबिट कार्ड, बांग्लादेशी पासपोर्ट और फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए, जो साफ साफ दिखाते हैं कि आतंकवादियों ने लंबे समय से भारत में छिपकर काम किया। अब यह तो ताजा मामला हो गया, लेकिन यह कोई अकेली घटना नहीं है, इसे समझा देते हैं आपको। देखिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और नादिया जिले में बांग्लादेशी आतंकवादियों की गिरफ्तारियों की लंबी श्रृंखला रही है। 2017 चलते हैं। 2017 में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, 2018 में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकवादियों की गिरफ्तारी। यह स्पष्ट करता है कि बंगाल बांग्लादेशी आतंकियों का हब रहा है, सेफ हाउस रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर एसआईआर सही ढंग से नहीं किया गया तो क्या यह चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकता है? पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासी और फर्जी वोटर नेटवर्क को रोकने के लिए एसआईआर बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। ये तमाम बांग्लादेशी हैं जो पाकिस्तान में बैठे तमाम आतंकी अकाउंट्स के संपर्क में रहते हैं और हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, टीएमसी और अन्य विपक्षी दल इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एसआईआर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आरोप यह रहता है कि वोटबंदी है ये। वास्तविकता यह है कि फर्जी और संदिग्ध वोटरों को हटाना लोकतंत्र और सुरक्षा दोनों के लिए अनिवार्य है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आतंकी गतिविधियों के पीछे कई कारक हैं, जैसे खुले बॉर्डर हैं, फर्जी दस्तावेज हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक समानता है, सभी की जैसे दिखते हैं, राजनीतिक संरक्षण, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो इन लोगों को पनाह मिल जाता है। देखिए, यही कारण है कि आतंकी संगठन इन राज्यों को हाइडआउट और भर्ती केंद्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कलकत्ता में आतंकियों का पकड़ा जाना हो, चुनाव से ठीक पहले एक गंभीर चेतावनी है। बांग्लादेश स्थित हैंडलर पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क और स्थानीय नेटवर्क के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है, और सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, तमिलनाडु में भी वही हालत है। 6 आतंकवादी तो तमिलनाडु से पकड़े गए संदिग्ध। यदि सुरक्षा एजेंसी सतर्क ना रहें, जिस प्रकार से इनको गिरफ्तार किया गया, अगर ना इनको गिरफ्तार कर पाते तो आप सोचिए, दिल्ली ही नहीं, देश के तमाम बड़े शहरों में बड़े धमाके हो सकते थे। देश के संवेदनशील इलाकों में बड़े हमले की संभावना बनी रहती। दोनों ऐसे राज्यों में आतंकी आसानी से सिर छिपा लेते, लेकिन कैसे ये सब कुछ हो जाता है? एक तरफ वामपंथी और उनके संरक्षण, तमिलनाडु की बात करो, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सरकार जो सुरक्षा एजेंसीज की कार्रवाइयों में बाधा डाल देती है। ऐसे माहौल में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में नहीं तो क्या है, जबकि देश के संवेदनशील इलाके आतंकवादियों के लिए सेफ हाउस बनते जा रहे हैं। विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ में उलझा हुआ है। ऐसे में जवाब तो चाहिए में आज हम जो सवाल उठाने जा रहे हैं वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण। पहला सवाल बहुत साफ है, क्या पश्चिम बंगाल आतंकवादियों के लिए सेफ जोन है, सेफ ठिकाना है, सेफ हाउस है क्या? दूसरा सवाल, आतंकी खुद को ऐसे राज्यों में ही सुरक्षित क्यों मानते हैं? वामपंथी प्रशासन आतंकियों के हाइडआउट में शामिल है क्या? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या संरक्षण मिलता है पॉलिटिकल इन लोगों को, प्रशासन का भी? एसआईआर की अधूरी प्रक्रिया आतंकियों को मदद दे रही है क्या? आज इन्हीं सवालों को हम आधार बनाएंगे, खुलकर बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखा देते हैं
कि आज हमने जो मुद्दा उठाया है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से आतंकवादी पकड़े गए हैं, दिल्ली में किस प्रकार से खुलासा हुआ, इसके पीछे का मुख्य कारण है क्या? पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के बीच में कितनी बड़ी सीमा शेयरिंग होती है, आप देखिए, समझिए जरा उसको। 2217 किलोमीटर बड़ा हिस्सा है ये पूरा बॉर्डर का जो शेयर करते हैं। वैसे में बहुत ही आसानी से, फेंसिंग्स नहीं है, बहुत ही आसानी से आतंकवादी घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं। सिर्फ नेपाली रास्ता नहीं है, ये इन जगहों से भी आते हैं। कई इलाकों में फेंसिंग अधूरी है, जैसा कि मैंने अभी बताया। अवैध घुसपैठ बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, इसीलिए ये बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ यहाँ पर हो जाती है। ये भी एक चिंताजनक स्थिति है जिसके बारे में आज हम बात करने। आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी को खुला रास्ता देने जैसी बात भी है। पश्चिम बंगाल में ही घुसपैठ के मुख्य कारण क्या है, अभी फिलहाल हम वो आपको बता रहे हैं। सीमा पार मदरसे, आतंकी मूवमेंट के ठिकाने, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पर हो जाती हैं। कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक फैला है नेटवर्क। बंगाली भाषा, संस्कृति, इन तमाम चीज़ों में ये रहते हैं, आसानी से घुल मिल जाते हैं। मुस्लिम बाहुल ज़िले हैं जो तमाम, वहाँ पर बहुत ईजिली इनकी एंट्रेंस हो जाती है। देखिए, ये आतंकवादी ऐसे राज्य क्यों चुनते हैं वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। पोरोस बॉर्डर और आसान घुसपैठ, सामाजिक और सांस्कृतिक समानता जो हमने अभी आपको बताया, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ये बहुत बड़ा समझौता हुआ है क्या, आज इसकी बात होगी। आर्थिक कारक और राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसको दक्षिण भारत में नेटवर्क विस्तार के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर इस प्रकार से तमिलनाडु में आतंकवादियों का पकड़े जाना चिंता की बात है। फर्जी दस्तावेज और छुपने की सुविधा भी इनको मिल जाती है। फर्जी आधार और फर्जी राशन कार्ड, ये सब बहुत ही आसानी से बनवा लेते हैं। स्लीपर सेल्स की शांत गतिविधियां आसान हैं। ये ऐसे राज्यों को ही क्यों चुनते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कारण क्या है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन तमाम जगहों पर आतंकवादियों को जाना, उनका वहाँ पर रहना लंबे समय से। सोचिए, लोगों ने रेकी कर ली थी, इन्होंने ड्राई रन कर लिया था दिल्ली में आकर। ये एक बहुत बड़ा खुलासा दिल्ली में हुआ है एनआईए की तरफ से, और ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल में आने का मुख्य कारण, तमिलनाडु में आने का मुख्य कारण, कब कब किस प्रकार से आतंकवादी पकड़े गए हैं, कौन कौन सा मॉड्यूल पकड़ा गया है, ये सब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताने की कोशिश करें, ताकि आप समझ जाएं कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी आतंकी गिरफ्तारियों की घटनाएं हुई हैं, किस प्रकार से आईएसआई, पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा और तमाम जो आतंकवादी संगठन हैं वो अपना नेटवर्क विस्तार करते हैं। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई थी। तो ये चिंता का विषय है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बार बार पश्चिम बंगाल में आतंकी मॉड्यूल को खुलासा होना, बार बार तमिलनाडु में होना, ये राज्य की प्रशासनिक विफलता भी है क्या, आज हम उसकी भी बात करेंगे। बंगाल, तमिलनाडु दोनों जगहों पर मॉड्यूल पकड़े गए हैं। अब ये केवल एक राज्य की समस्या है या राष्ट्रीय सुरक्षा की एक व्यापक विफलता है, आज बात हम बीजेपी के प्रवक्ता से भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्यों ना कहा जाए राष्ट्रीय सुरक्षा की ये बहुत बड़ी विफलता है कि बॉर्डर्स पर फेंसिंग नहीं है और तमाम चीजें आसानी से आतंकवादी प्रवेश कर जाते हैं। बता देते हैं, हमारे साथ पूरा पैनल कनेक्ट हो गया है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ अभी राधिका भट्टाचार्य दिखाई दे रही है। मैम, बहुत स्वागत है आपका। प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। चिराग अग्रवाल दिखाई दे रहे हैं, टीएमसी के नेता हैं। चिराग, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहे हैं संतोष त्यागी जी। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और संदीप सर दिखाई दे रहे हैं, संदीप चौधरी, राजनीति विश्लेषक है। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राधिका जी के माध्यम से करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं राधिका जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। सीधा है सवाल, कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक आतंकी मॉड्यूल के खुलासे हो रहे हैं, आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ा ये पूरा विषय है, किस प्रकार से सरकार देख रही है? एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा मैम, अपने डिवाइस को अनम्यूट कीजिएगा, फिर आपकी आवाज पहुंचेगी हम तक। आवाज पहुंच रही है जी? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है मैम। हाँ जी, देखिए, सवाल ये नहीं है कि एक गिरफ्तारी हुई है या दो। सवाल ये है कि बार बार हम कहे कि न्यू टाउन कोलकाता और बंगाल के अलग अलग इलाकों से ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स क्यों पकड़े जा रहे हैं, और क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर गवर्नेंस की सिस्टमैटिक फेलियर है। वेस्ट बंगाल आज एक सिक्योरिटी कंसर्न बन चुका है। सेंट्रल एजेंसीज को बार बार एक्शन लेना पड़ रहा है। ये तब होता है जब स्टेट मशीनरी या तो अलर्ट नहीं होती या फिर पॉलिटिकल पेट्रोनेज के चलते आग बंद कर लेती है। न्यू टाउन जैसे प्लान्ड अर्बन एरिया से अगर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स अरेस्ट हो रहे हैं
तो ये सिर्फ पुलिसिंग का इशू नहीं है, ये इंटेलिजेंस और लोकल मॉनिटरिंग का इशू है। ठीक। और टीएमसी सरकार ने सालों तक वोट बैंक की राजनीति को नेशनल सिक्योरिटी पर तरजीह दी जी। जब इलीगल इन्फिल्ट्रेशन पर सवाल उठा है तो बीजेपी को कम्युनल बोला जाता है, लेकिन जब अरेस्ट होते हैं तब पता चलता है कि कंसर्न रियल था। बॉर्डर स्टेट होने के बावजूद बंगाल में पोरस बॉर्डर, फेक डॉक्यूमेंटेशन हम करेंगे, हम इसकी भी बात करेंगे, हम राधिका जी इसकी और हम विस्तार से बात करेंगे और डीपली चर्चा इस पर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्लीज आप बने रहिएगा मैम। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए। चिराग अग्रवाल की तरफ में बढ़ूंगा, टीएमसी के नेता हैं। चिराग, बार बार पश्चिम बंगाल में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होना, तमिलनाडु में आतंकवादी मॉड्यूल का खुलासा होना, क्या ये माना जाए कि ये राज्य सरकार, राज्य प्रशासन की बहुत बड़ी विफलता होती है? बहुत ही इजीली ये एक सेफ हाउस की तरह देखते हैं पश्चिम बंगाल को, तमिलनाडु को आतंकवादी, क्या ये कहना गलत होगा? चिराग। बिल्कुल ही गलत होगा। आप देखिए, ये एक स्टेट का मुद्दा नहीं है, ये सेंट्रल का मुद्दा है। बीएसएफ सेंट्रल कंट्रोल करती है, बॉर्डर्स हमारी सेंट्रल सुरक्षा देखती है, सेंट्रल पूरा होम मिनिस्ट्री देखती है, डिफेंस मिनिस्ट्री देखती है। ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर सहीन सायद जो लखनऊ बेस्ड डॉक्टर थे, जिसका लिंक दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट, जो कार ब्लास्ट हुआ था, उससे भी मिला गया। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल में या तमिलनाडु में हो रहा है, हर एक स्टेट में ये प्रॉब्लम हो रही है टेररिज्म की, जो कि गलती है सेंट्रल फोर्सेस की। सेंट्रल में बीजेपी हमारे नेशनल सिक्योरिटी को मजाक बना के रख दिया है। उन्होंने कोई भी, जो अजित डोभाल जी को उन्होंने जब अपॉइंट किया था, तब सबको लगा था कि ये एकदम ग्राउंड लेवल के आदमी हैं, इनको पता है कि कहाँ क्या डेवलपमेंट करना है, कहाँ सिक्योरिटी हमारी वीक है। पर नहीं, वो क्या कर रहे हैं, इस एलिमेंट्स को जिस राज्य में जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है वहां पर छोड़ दिया गया है। हमारे वेस्ट बंगाल में मामला ये है। चिराग, एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए, फिर मैं लौटूंगा। अपनी बात आप आगे भी बढ़ाइएगा यहीं से चाहें आप तो, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, देश के तमाम राज्यों से आतंकवादी पकड़े जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में नियमित अंतराल पर हमने तमाम दिखाया किस प्रकार से मॉड्यूल के खुलासे हुए हैं, 17, 2019 और ये अभी के मामले लगातार सामने आते हैं। सवाल ये है कि जब सेंट्रल एजेंसीज वहाँ पर काम करने जाती हैं, इनको पकड़ने जाती है, तो उनके काम में भी बाधा डाला जाता है। SIR की प्रक्रिया अगर होती है घुसपैठियों को पकड़ने के लिए, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, चिन्हित करने के लिए, तो वहाँ पर भी उसके विरोध में ममता दीदी दिल्ली तक पहुँच जाती है मार्च लेकर। तो ये भी अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी मैं आपका वर्जन जानूंगा, तो प्लीज आप बने रहिएगा। मैं अभी संतोष त्यागी जी की तरफ बढ़ूंगा। संतोष त्यागी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। संतोष जी, इसे केवल राज्य की समस्या कहें या ये राष्ट्रीय सुरक्षा की एक व्यापक विफलता है, उस ओर भी बात होनी आवश्यक है? संतोष त्यागी जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं जो अभी बीजेपी प्रवक्ता हैं, मैं उनको सुन रहा था अभी। तरीके से उन्होंने आरोप पूरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक हिस्सा है सिक्योरिटी का, हमारे बॉर्डर्स हैं, तो बार बार हम विफल हो रहे हैं। हमारे देश में पता नहीं सैनिक कहाँ से आ रहे हैं, चाहे वो कश्मीर में जो घटना घटी विगत दिनों वो हो, चाहे आप जो अभी बंगाल की बता रहे हैं। तो ये 12 साल हो गए बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को, जिस तरीके से वो अपने सुविधा अनुसार देश के अंदर घुसा के, और जहां जहां चुनाव होते हैं या चुनाव से कोई राज्य में चुनाव से पहले इस तरीके की जो घटनाएं कराते हैं, फिर खुद ही पकड़ते हैं, किसी को पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये सेंट्रल की विफलता है। तो जो टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे। इस पर राज्य सरकारों का कोई लेना देना नहीं है। पूरा जो जिस तरीके से हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है। अच्छा, अगर बात ठीक है, ओके, मैं इस पर और भी हम करेंगे, इस पर संतोष जी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि इसके पीछे भी सरकार की विफलता का एक उदाहरण है। जी ठीक है, ओके। अब मामला ये है सर, आप लोग ये वाला तर्क देते हैं तो उस पर बीजेपी वाले कहते हैं ये कुतर्क कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो हम जमीन मांगते रहे, अमित शाह जी ने अभी हाल फिलहाल में जाकर वहां पर बाकायदा मंच से कहा कि हम जमीन ममता दीदी से मांग रहे थे कि हमको फेंसिंग करनी है, हमको जगह दीजिए, जगह नहीं दी गई। ये भी अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो चाहते हैं कि घुसपैठ होता रहे, क्योंकि ये यहाँ पर आकर उनके वोट बैंक बन जाते हैं, फिर उन्हीं में से कई आतंकवादी होते हैं जो दिल्ली में ब्लास्ट कर देते हैं, तमाम जगहों पर ब्लास्ट कर देते हैं। तो वो जो सहयोग मिल जाता है, SIR की प्रक्रिया चल रही है, उसके विरोध में तमाम बड़े नेता देश के खड़े हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। इसीलिए
कहा जा रहा है कि भाई ये पश्चिम बंगाल को, तमिलनाडु को, इन तमाम राज्यों को आतंकवादी अपना सेफ जोन मानते हैं, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। अब ऐसे में ये आतंकवादी यहाँ पर फलते फूलते रहते हैं वर्षों तक। और अभी तो ये भी सूचना मिली है इस खुलासे में, जब दिल्ली पुलिस ने, एनआईए ने जब खुलासा किया कि ये लोग बाकायदा ड्राई रन करके गए हैं दिल्ली से, कल को बहुत बड़ा कांड हो जाता। और सर ये विफलता मैं इसको नहीं मानूंगा, इसको सफलता मानूंगा, क्योंकि आतंकवादियों को बम ब्लास्ट तमाम चीजों से पहले पकड़ लिया जा रहा है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर हमको देखना चाहिए, वरना ब्लास्ट होने के बाद ही खबरें पहले मिलती थी। जयपुर में सिलसिलेवार धमाके हो गए, अहमदाबाद में धमाके हो गए, 26/11 हो गया, पहले सिर्फ खबरें सुनने को मिलती थी। अब उससे पहले पकड़ लिए जाते हैं, तो उसकी भी बात होनी जरूरी है। आप बने रहिएगा, हमारे साथ संदीप जी भी हैं, संदीप जी से बात। संदीप सर, आप किस प्रकार से देखते हैं, आतंकवादियों के लिए भी क्या रणनीतिक रूप से कुछ राज्य सेफ हाउस की तरह होते हैं क्या? और ये कहना क्या गलत होगा कि एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा डालना आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसा भी है, क्योंकि उन घुसपैठियों में से कई आतंकवादी भी हो सकते हैं? संदीप जी। देखिए, आखिर से मुझे ये लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया तो ये बहुत पहले से, जब से चुनाव आयोग का गठन हुआ है तब से देश के अंदर चली आ रही है। और इसमें विरोध हो सकता है, राजनीतिक दलों का अलग अलग मुद्दों पर विरोध हो सकता है, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन एसआईआर को आतंकवादियों से जोड़ना मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि गुजरात के अक्षरधाम में बम विस्फोट आतंकवादियों ने किया था, उसको हम एसआईआर से कैसे जोड़ सकते हैं? पुलवामा हुआ, उसको हम एसआईआर से कैसे जोड़ सकते हैं? ऐसी तमाम घटनाएं समय समय पर होती रही। हाल ही में दिल्ली में बम विस्फोट हुआ लाल किले के पास, उसको हम एसआईआर से कैसे जोड़ सकते हैं? तो ये बीजेपी शासित राज्यों में भी होता है, दूसरे शासित राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हो सकती है। हालांकि बंगाल में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अभी देखिए आगे क्या होता है, किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती हैं। अच्छा, क्या ये कहना भी गलत होगा संदीप जी कि पश्चिम बंगाल विशेष तौर पर जो मुस्लिम बेल्ट है, जहां पर एक तरफा मुसलमान आबादी वहां रहती है, वहां पर आतंकवादियों को रहने में, बसने में, घुल मिलकर रहने में आसानी होती है, और इसीलिए वो इन तमाम जगहों को चुनते हैं, सहयोग मिलता है लोकल लेवल पे? देखिए, अगर कोई भी गलत व्यक्ति होगा, अगर कोई जाट होगा तो जाट बेल्ट में बहुत अच्छे से रह सकता है, कोई ब्राह्मण होगा वो ब्राह्मणों के बीच में बहुत अच्छे से रह सकता है, कोई मुस्लिम होगा तो मुस्लिमों के बीच में अच्छे से रह सकता है, कोई गुप्ता जी होंगे गुप्ता जी के बीच में अच्छे से रह सकते हैं, कोई भट्टाचार्य होगा अपने भट्टाचार्य लोभी के बीच में। ये तो एक नॉर्मल बात है, हर व्यक्ति एक सेफ जगह ढूंढता है, वो उसको कहाँ मिलती है ये अलग बात है। ठीक, ओके। राधिका भट्टाचार्य जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। मैम, ये कह रहे हैं टीएमसी के, कांग्रेस के प्रवक्ता इंक्लूडिंग संदीप जी कि ये हर जगह होता है, ये कुछ नया नहीं है, ये सारा का सारा मामला आप ठीकरा फोड़े स्टेट्स पे, ठीक है फोड़िए, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला ये राष्ट्रीय सुरक्षा की एक बहुत बड़ी व्यापक विफलता है, जिसको बीजेपी स्टेट का नाम लेकर बचने की कोशिश करती है, और इसे विफलता ही कांग्रेस मान रही है कि इस प्रकार से आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। राधिका भट्टाचार्य जी। जी ने जो बयान दिया उसके ऊपर अगर मैं जरा गौर करूं, भारत बांग्लादेश बॉर्डर को सिक्योर करता है कौन? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट पुलिस के अंडर। अगर कोई टेरर मॉड्यूल कोलकाता या मुर्शिदाबाद या मालदा या न्यू टाउन में पकड़ा जाता है, तो वो इंटरनल पुलिसिंग फेलियर है, ना कि सिर्फ बॉर्डर फेंसिंग का इश्यू है। बॉर्डर पर बीएसएफ है, लेकिन शहर के अंदर स्लीपर सेल पकड़ना स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी है। और मैं कहूं कि कई बार आपने कहा है ना, फेंसिंग, बॉर्डर रोड्स और आउटपोस्ट के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट से लैंड एक्विजिशन क्लियरेंस चाहिए होता है। और आपने खुद कहा है कि अमित जी ने कितने बार आके मांगा है, हमारे होम सेक्रेटरी कितने 6 बार आके उन्होंने ममता जी को कहा है आप प्लीज हमें जमीन दीजिए। अगर स्टेट टाइमली लैंड ट्रांसफर ना करे तो फेंसिंग इनकम्प्लीट रह जाता है। पॉलिटिकल अगर कन्फ्रंटेशन की वजह से कोऑर्डिनेशन स्लो हो जाता है। जब सेंटर फेंसिंग बनाना चाहता है और स्टेट लैंड क्लियरेंस डिले करता है तो सुरक्षा कैसे मजबूत होगी? और 2024 में सेंटर ने बीएसएफ का ऑपरेशनल जुरिस्डिक्शन बंगाल में 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया था। इस पर स्टेट गवर्नमेंट ने अपोज किया और रेजोल्यूशन पास किया। जब बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन बढ़ाया गया ताकि इंफिल्ट्रेशन रोका जा सके, तब विरोध क्यों हुआ? और दूसरी बात है, जब हम नेशनल सिक्योरिटी पे टिप्पणी करते हैं और आरोप और दोष लगाते हैं क्योंकि आप हमारे विपक्ष में हो, तो कांग्रेस को तो बोलनी ही पड़ती है कि बीजेपी कितनी खराब है और हम कितने फेल है। अगर ये बात ऐसी है तो बॉर्डर क्रॉस करना एक पार्ट है,
लेकिन डॉक्यूमेंट्स बनाना, सेफ हाउस मिलना, रेंटल वेरिफिकेशन ना होना। अरे मैम, ये सब बहुत स्टेशनरी के दो अंदर जो है। पकड़े गए हैं और ये बताइए- मालदा में, ये जो अभी पकड़े गए हैं, ये सॉरी कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में, ये बड़े आलीशान बंगले में रह रहे थे, ये भी सूचना मिली है। दे फील वेरी कंफर्टेबल, वो बहुत आराम की जिंदगी जी रहे थे। उनको यहाँ से हाँ who verifies who they are, आ रहा who हूँ। verifies the documents apart from the Aadhaar card? ये लोग जो आते हैं, ये तो मैं तो बोलती हूँ, ये इनको बस बॉर्डर क्रॉस करनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन इनका खुद ब खुद बन जाता है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट उन्हें अच्छा, क्या उन्हें, ये क्या आप ये welcome इन शॉर्ट करते हैं, में कहना चाह रही इस्तकबाल हैं? करते हैं, ओके सेफ मैम, हाउस मिलता है, रेंटल वेरिफिकेशन तो ये क्या, होती नहीं ये है। सिर्फ क्या ये वोट सब बैंक के लिए, state machinery तो के क्या अंदर आप आती ये है। कहना चाह और रही हैं अगर मैम? sleeper ठीक है, cells- ओके ओके Sorry, मैम, क्या आप ये कहना चाह रही हैं इन sorry. शॉर्ट में कि आतंकवादियों को सुरक्षित माहौल दिया जाता है जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ वोट बैंक, और इसके लिए इनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है, इसलिए बड़े आसानी से आते हैं, हमारे बीच रहते हैं, एक दिन ब्लास्ट करके निकल जाते हैं? बिल्कुल, और वहीं से घुसते हैं, वहां से उसके बाद उन्हें भारत में जहां जानी है रास्ता तो खुल गया है। आप चाहे दिल्ली जाओ, आप चाहे हरियाणा बोल जाओ, रही हैं आप चाहे सर, आवाज तमिलनाडु इनकी जाओ, आ आप नहीं चाहे रही। कहीं और जाओ। और ओके। अगर स्लीपर संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं मैम, आप कंटिन्यू बोल रही हैं तो कहने लगातार यही बोलेंगी, ऐसा कुछ बोला शायद संतोष जी ने। संतोष जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये टैक्स है। कोई भी इंसान जो पढ़ा लिखा है, जो मैच्योर है, जो देश को जानता है, देश को पहचानता कांग्रेस- है, वो इस पे तर्क नहीं करेगा जी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संतोष जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ संतोष जी, अपनी बात रखिए, फिर मैं चिराग आ रहा हूँ। एक चीज बोली राधिका जी ने, ये बोली हाँ। कि चलो बॉर्डर पार करना एक अलग बात है, लेकिन उनको पनाह देना दूसरी बात है। आप एक बात बताइए, अगर बॉर्डर पार कर कैसे सकते हैं? आप जबरदस्ती बॉर्डर पार वो नहीं करते, आपकी सरकारें कराती हैं, जिससे कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सर ये जो 2026-11 जो हुआ था 2008 में, वो कैसे आ गए थे सर? उनको किसने कराया था? ये जो बड़ी आसानी से बंदूकें ले लेके आ गए थे समंदर के रास्ते, बिल्कुल बॉर्डर पार उनको किसने कराया था? मुझे इसका जवाब दीजिए पहले, उनको किसने कराया था? और ये जो अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए थे, जयपुर में बड़ी चौपड़ से लेकर छोटी चौपड़ तक लगातार धमाके हुए थे, वो किसने कराए थे? और उस समय आतंकवादी कैसे आए थे? किसने उनको पार कराया था? ये बताइए। तो मैं तो कह रहा हूं ना, आज ब्लेम गेम नहीं खेलना सर, समाधान पे बात करिए। ऐसे तो 1000 एग्जाम्पल बता दूंगा सर, उतने आप नहीं गिना पाएंगे इस तरफ के। मांग कर रहे हैं ना। और जयपुर के अंदर जिस तरीके से बड़ी चौपड़ पे धमाका हुआ था हनुमान मंदिर के पास, सिलसिलेवार हुए थे, धमाका नहीं धमाके, हाँ, 2-2 मिनट के, हाँ 2-2 मिनट के अंतर पे हुए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे। की केंद्र में सरकार आज भी जयपुर दहलता है वो सोच के। अब जांच करवाइए, मैं कह रहा हूं आपसे, उसकी जांच करवाइए। जब हमारी इंडिया गठबंधन की जांच कराइए 2029 में, तो हम जरूर इस चीज की जांच करवाएंगे। आप जो आतंकवादी जो घटनाएं हो रही हैं, ये चुनावी, हर चुनाव से पहले क्यों हो रही हैं, इनकी भी हर जांच हो। चीज को चुनाव से जोड़ना सही है क्या सर? जी, हर चीज को चुनाव से जोड़ना सही है क्या सर? अरे बीजेपी, अरे जिस तरीके से मोदी अमित शाह हर नहीं, चीज आप लोग तो इस लेवल पे चले जाते हैं, आप ये कह देते हैं पुलवामा हुआ तो ऐसा हुआ, उसके पीछे ये कारण था, है ना? आप तो कुछ भी बयान देते हैं सर। खिलाफ हमारे शंकराचार्य जी जिस दिन से बोलना शुरू किया है, उनको पुलिस के कौन हमारे शंकराचार्य जी? हाँ वो तो बीजेपी वाले कहते हैं कि वो कांग्रेस के शंकराचार्य है, उसमें नया क्या हुआ? आपने स्वीकार भी किया हमारे शंकराचार्य, तो ठीक है। एनीवेज ओके, मैं आपकी आवाज भी सर काफी कट रही है, तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीसीआर प्लीज सर की आवाज एक बार सही कीजिए, तो उनकी आवाज स्पष्ट पहुंचे। काफी कट के आवाज आ रही है संतोष जी की। तब तक मैं चिराग अग्रवाल जी से बात करता हूं। चिराग अग्रवाल जी, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। आपने कहा कि आ कैसे जाते हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापक विफलता है, चलिए मान लिया, लेकिन ये जो बॉर्डर खुले रह गए उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह अमित शाह जी देते हैं आके कि आपने जमीन नहीं दी, हम फेंसिंग नहीं लगा पाए, और ये घुसपैठ लगातार साल दर साल होता गया, बढ़ता गया, और आज जो बॉर्डर एरियाज हैं पूरा मुस्लिम बहुल बेल्ट बन चुका है, और इसके पीछे की जिम्मेदार कोई है तो वो ममता बनर्जी की सरकार है। आज आतंकवादियों को खुला संरक्षण मिलता है, वो आलिशान बंगलों में रहते हैं तमाम फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो ये राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है, और ये जो राजनीतिक संरक्षण मिलता है वो सरकार द्वारा ही मिलेगा जाहिर तौर पर, जिसकी सरकार उसके ऊपर आरोप। इस पर जवाब दीजिए चिराग। अच्छा देखिए, आप तो ये बात तो मानते हैं कि जो घुसपैठियां है वो बीजेपी की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से घुस रही है, ये बात तो आप खुद मान लिए, ऑन कैमरा आप माने अभी कि ठीक है बीजेपी की सरकार की वजह से घुसपैठे घुस रहे हैं। नहीं, ये मैंने कब कहा? अरे कुछ भी ऐसे गर्दन हिला के मत बोल दिया करिए, ऐसे गर्दन मटका के मत बोल, अरे कुछ भी आरोप मत लगा। मैंने कब बोला कि बीजेपी की सरकार की वजह से घुसपैठ? बोले
क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने कहा कि आपकी बात अगर चलिए मैं मान लूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की ये व्यापक विफलता है आपके हिसाब से, अगर मैं मान लूं तो मैंने ये कहा, मिसकोट मत किया करिए चिराग जी, ये किस प्रकार के प्रवक्ता है आप? मैंने जो सवाल पूछा उस पर जवाब दीजिए। मैंने कुछ नहीं माना होना, मैं तो ये मानता हूं कि घुसपैठ होती है, इसको संरक्षण मिलता है, ये मैं खुल के मानता हूं। इनको बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के उनके आधार कार्ड नहीं बन जाते हैं सर, वो बहुत कंफर्टेबली रह रहा था, वो जॉब करते हैं, आधार कार्ड ISI से जुड़े होते हैं। भी सेंट्रल डिसाइड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोसेस है वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोसेस नहीं है। आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट से लेकर सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटाबेस में रहता है, UDI का डेटाबेस में। सर हमें भी पता है, मैं भी गांव क्षेत्र का हूं, मुझे भी पता है किस प्रकार से क्या आधार कार्ड बनता है और किस प्रकार से कौन किसकी क्या मदद करता है। स्टेट गवर्नमेंट को कैसे हाँ, वो आपका सवाल, आपका पॉइंट वैलिड है कि ये वहां की कुछ टेक्निकलिटीज हैं जिनको समझना चाहिए, वो लूप होल है, उसके बारे में भी बात, लेकिन राजनीतिक संरक्षण वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हाँ, और एक चीज जो आप बोल रहे हैं जगह के लिए, हाँ। देखिए अमित शाह जी ने सिर्फ एक ही बार कहा था कि अरे एक बार कहें चाहे आधा बार कहें, आपको तो खुद सोचना चाहिए, आपका देश है। एक बार अमित शाह जी ने कहा था कि उन्हें कुछ किलोमीटर्स ऑफ लैंड चाहिए फेंसिंग के लिए, पर वो हमारी गवर्नमेंट नहीं दे पाई। आई थिंक 2023 में 23 के एंड में उन्होंने मांगा था, वो इसीलिए नहीं दे पाए हम लोग क्योंकि वहां पर गांव थे। अब ऐसे राम मंदिर कहेगा तो है नहीं कि मस्जिद तोड़ दिए, वो लोगों के जमीन ले लिए, हम लोग लेके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे। वो उन्होंने जानबूझ के वो जमीन मांगे थे, और भी बहुत ये मस्जिद तोड़ के समझाने में क्या कहना क्या चाह रहे थे आप? जो जैसा हुआ राम मंदिर बनाने के लिए, आप तो जानते क्या हैं हुआ? राम मंदिर। अरे आप हिंदू ही है ना चिराग, आप हिंदू ही है ना, क्या है आप? कुछ नाम के पीछे कुछ मोहम्मद वगैरह आप भी लगाते हैं, मोहम्मद दीपक की तरह, क्या कह रहे हैं आप? What are you saying, अच्छा, अगर किसी अगर और मगर नहीं ना, राम मंदिर पे मैं अल्ली बेत नहीं सुनूंगा आपकी। क्या बोल क्या रहे हैं आप? आपने क्या कहा अभी? आप देखिए, अभी आप सीखिए, अभी प्रवक्ता बनना सीखिए। आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे क्या मुद्दे पर, आप राम मंदिर पहुंच गए, मस्जिद तोड़ के जमीन, मस्जिद तोड़ के मंदिर, क्या मस्जिद, क्या कौन मस्जिद, कैसी मस्जिद? कोई मस्जिद नहीं थी। इसलिए भी हम लोग कोई भी जमीन छीन के किसी और को नहीं दे सकते हैं। वो बॉर्डर फेंसिंग का जमीन छीन के नहीं सकते, वो एक कहने का तरीका अपना होता है सर, कहने का तरीका होता है। हर चीज ना शब्दों का चयन थोड़ा सही रखा करिए। आप ये चीज दूसरे तरीके से भी कह सकते थे। आप ये मत कहिए कि टॉन्ट मारते हुए कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया। मंदिर चुभ रहा है आपको, शर्म आ रही है आपको बोलते हुए? जजमेंट में भी था, हमारे 100 करोड़ हिंदुओं के हृदय में बसते भगवान श्री राम, उनका मंदिर बन गया, चुभ रहा है ये TMC को? शर्म आ रही बोलते हुए? ये किसी को नहीं चुभ रहा है, 10 मंदिर चुभ रहा है, आपको चुभ रहा है। आपके छाती पे उधर हुमायूं बना रहा है, उसको रोको ना। आप क्यों नहीं रोक पा रहे उसको नहीं रोकोगे? देखिए वापस मंदिर मस्जिद का बात आप लोग, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन आपने गलत छेड़ा मुझे, वो मेरे से जुड़ा विषय है। मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ एंकर नहीं रहूंगा, फिर मैं फिर एक प्रॉपर सनातनी की तरह आपसे बात करूंगा। ये मत कहिए कि मस्जिद और क्या ये रामायण, ये मुझे नहीं सुनना आपसे। आप मुद्दे की बात करिए, आप मुद्दे की बात करिए। आप ये बताइए पश्चिम बंगाल आतंकवादियों के लिए सेफ ठिकाना क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ही आसानी से आतंकवादी रहते हैं? इस पर बात करिए सर, इस पर मुझे गलत साबित करिए तो मैं मानूं। इस पर बोलिए सर, इस पर बहस करिए। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज आए हैं, जो BSF को जैसे उन्होंने कंट्रोल किया है, उसके लिए प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ पर, उसके लिए घुसपैठियां आ रही है। और जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए कोई स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप सिर्फ एक जगह से घुसपैठिया को नहीं पकड़ी जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट से भी घुसपैठिया पकड़े जा रहे हैं, अलग अलग जगहों से। यूपी से मैंने जैसे बोला कि डॉक्टर हाँ मैं समझ गया सर। अरे ऐसा नहीं है कि यूपी से नहीं पड़े, यूपी में तो बहुत आतंकवादी, यूपी तो ये दारुल उलूम पूरा सहारनपुर आतंकवादियों का गढ़ रहा है। तमाम ऐसे जिले हैं आजमगढ़ से लेकर तमाम जगहों पर जहां पे बड़े बड़े आतंकवादी निकले हैं समय दर समय। अभी तो कम है, अभी तो कम निकलते हैं, अभी तो कम निकलते हैं। जब सपा सरकार या ये BSP सरकार रही है तब तो बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी निकले हैं। उसके भी पूरे आंकड़े अगर निकालेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बट एनीवेज आप प्लीज बने रहिएगा। संदीप जी से ज्यादा बात अभी नहीं हो पाई। संदीप जी, पश्चिम बंगाल अब बांग्लादेशी आतंकी मॉड्यूल का एक सेफ ट्रांजिट जोन बन चुका है, क्या ये कहना गलत होगा क्या? क्योंकि ये जो बॉर्डर वाले एरियाज हैं, मैं एक आंकड़ा देख रहा था कुछ दिन पहले जब SIR शुरू हुआ था, उस बीच में आंकड़े जब आए थे पता चला था कि यहाँ पर ये आबादी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हुई है आबादी में, मुसलमानों की विशेष तौर पर। और ये 120% की बढ़ोतरी हो गई है मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद और तमाम जगहों पर, उस पूरी बेल्ट में। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है ये मुझे बताइए। और क्या ये कह देना कि केंद्र सरकार ने जो है इसमें विफलता उनकी है, इसकी वजह से घुसपैठ हुआ है, ये फेंसिंग ना लग पाने के पीछे की वजह के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? संदीप जी।
जो आतंकवादी होते हैं या जो भी इस तरीके के लोग हैं जो कहीं घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं या आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, ज्यादातर वो बॉर्डर एरियाज में सेफ रहते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान से जब हिंदुस्तान में घुसते हैं तो जो कश्मीर का बॉर्डर लगता है वहां लोग घुस जाते हैं, नेपाल के बॉर्डर से बिहार के बॉर्डर में घुस जाते हैं, इसी तरीके से बांग्लादेश के बॉर्डर से बंगाल के अंदर लोग घुसते रहे हैं समय समय पर। आपने एक घटना का जिक्र किया था जब कांग्रेस की सरकार थी, आतंकवादी समुद्र के रास्ते, बंबई के रास्ते उसमें घुस गए थे। तो ये ज्यादातर सेफ साइड देखते हैं और जहां से कभी भी बाहर जा सकते हैं, कभी भी अंदर आ सकते हैं, क्योंकि इनको समय समय पर इनपुट्स मिलते रहते हैं कि कब सुरक्षा बल किस एरिया में है, कब एक्टिव है और कब हम बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। तो यही वजह है कि वो ज्यादातर बॉर्डर एरियाज को देखते हैं और ऐसी वो कंपनी या ऐसा स्टेट या ऐसा लॉबी भी वो देखते हैं जहां पर वो छुप करके काम कर सकते हैं। ऐसी चीजें बटला हाउस का आपको दिल्ली का भी याद होगा, ऐसा कश्मीर में भी हमने देखा, ऐसा बिहार के अंदर भी देखा, उसी का हिस्सा बंगाल भी है और समय समय पर अलग अलग जगह ये लोग देखने को मिले हैं। बंबई में भी ये पकड़े गए हैं, अलग अलग स्टेट में हिंदुस्तान के आतंकवादी समय समय पर पकड़े गए हैं, क्योंकि ये स्लीपर सेल बन करके रहते हैं। हाफिज सईद लंबे समय तक हिंदुस्तान के अंदर इन आतंकवादियों को संदीप जी सुरक्षित माहौल देता कौन है, ये भी तो समझाइए हमारे दर्शकों को। ये कैसे इतने आसानी से स्लीपर सेल बन के रहने लग जाते हैं हमारे आपके बीच में? देखिए बिल्कुल ये एक बड़ी बात है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, वो किस तरीके से किसको पैसा देते हैं, किसको लालच देते हैं। कई बार हमारे अधिकारी, कई बड़े अधिकारी भी इन चीजों में पकड़े गए हैं, डेटा शेयर करते हुए भी पकड़े गए हैं, कई हमारे इन्फ्लुएंसर भी पकड़े गए हैं जो वीडियो बनाने के बहाने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अलग अलग कंट्रीज में गए हैं। कई बार पाकिस्तानी उच्चायोग से लोग जुड़े हुए मिले हैं। तो कई ऐसे कारण हैं। और आपने बीच में देखा होगा जो हमारे ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, उनका किस तरीके से जो दाऊद इब्राहिम है उसके साथ भी उनका लिंक रहा है। तो ये चीजें उन्होंने ऑन कैमरा स्वीकार भी की थी और उन चीजों में सजा भी हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल लोगों के साथ ब्यूरोक्रेसी हो या हमारे राजदूत हो, कई लोगों का इस तरीके का लिंक रहा है। ठीक है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। ठोस कार्य योजना भी होनी चाहिए, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन राधिका जी कुछ कहना चाह रही है। राधिका जी क्या रिएक्ट करना आपको? पहले तो मैं बहुत ही ऑब्जेक्शन ले रही हूँ संदीप जी के इस बयान से जी। मैं एक राजदूत की बीवी हूँ। ये कहना कि राजदूत का कोई संबंध होगा टेररिस्ट के साथ, ये इतनी एंटी नेशनल स्टेटमेंट है, इतनी बेबुनियाद है और हंसी की विषय है। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहती हूँ कि ऐसे आप बातें ना कीजिए नेशनल टेलीविजन पे हमारे राजदूतों के ऊपर। विदेश में प्रेसिडेंट के बाद राजदूत फर्स्ट सिटीजन होता है देश के बाहर। तो इसलिए इनके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर यह कहना कि राजदूत और ब्यूरोक्रेट्स जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अभी मैं वापस आती हूं कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे टीएमसी के प्रवक्ता को जरा ऐतिहासिक मैं जिम्मेदारी की बात करती हूँ। बॉर्डर प्रॉब्लम कब शुरू हुआ? क्योंकि अगर हम टीवी डिबेट्स पे आए और इतिहास से ताल्लुक ना रखे हमारे बातचीतों पे, तो डिबेट इतनी अच्छी नहीं होती है हमारी डिबेट। भारत बांग्लादेश बॉर्डर जो 400 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, जिसमें से बड़ा हिस्सा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। आप कहिए 70 के दशक से 2000 तक के दौरान जब सेंटर में ज्यादातर समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार रही थी, तब लार्ज स्केल इलीगल इमिग्रेंट्स पर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल नहीं दिखाई गई। असम एजिटेशन आपको याद है 1979 to 85 का तो मेन मुद्दा ही इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन था। जब 30-40 साल तक सेंटर में कांग्रेस थी, तब बॉर्डर को इफेक्टिवली सील क्यों नहीं किया गया? दूसरी बात मैं आपको कहती हूँ इसी मौजू पे 19 IMTD एक्ट याद है? सॉफ्ट अप्रोच का एग्जांपल। 1983 में जब असम के लिए इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन ट्राइब्यूनल्स एक्ट IMTD एक्ट लाया गया था, इस कानून में इलीगल इमिग्रेंट्स को प्रूफ करना कंप्लेनेंट पर था, ना कि सस्पेक्ट पर। देखिए जो प्रैक्टिकली डिपोर्टेशन को मुश्किल
बना देता था। जी 2005 में सुप्रीम ठीक। कोर्ट ऑफ इंडिया ने ठीक। इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल संदीप जी इस पे कुछ आपने जो कहा मैम उस पे संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बढ़ावा देता ठीक है संदीप जी अपनी बात रखिए, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं आ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संतोष जी, मैं आई एम कमिंग, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, मौका दूंगा आपको। संदीप जी जल्दी से कम समय है। जो भी बात कहता हूँ ऑथेंटिकेट कहता हूँ, आप सब लोग गूगल कीजिए। एक हिंदुस्तान की गुप्ता मैडम थी जो पाकिस्तान में राजदूत थी और वहां एक आतंकवादी से दोस्ती भी की और उससे शादी भी की, उनको हिंदुस्तान में जेल भी हुई। कैसी बात करते हैं, कब से बीजेपी में आ गई, कितना जानती है बीजेपी के बारे में? अभी गूगल कीजिए, अभी गूगल कीजिए। या तो राजनीति छोड़ दीजिए या कम नॉलेज की वजह से डिबेट में आगे मत कीजिए। आपको अभी नॉलेज नहीं है, आपको बीजेपी के बारे में कितना पता है, कितना पता है आपको बीजेपी के बारे में? कैसे बेबुनियाद बात करते हैं आप जैसे नए नए नेता रोज जाते हैं, आप जैसे नए नए नेता रोज जाते हैं, आप लोगों को बोलना सिखाते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, हंसी की बात है। राधिका जी आपको कुछ नहीं पता। नहीं संदीप जी आप क्या कह रहे हैं, आप मुझे बताइए। आप क्या माधुरी गुप्ता की बात कर रहे हैं? माधुरी गुप्ता की बात कर रहे हैं आप? यस मैं माधुरी गुप्ता की बात कर रहा हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसके साथ में गुप्ता लगा हुआ है। गुप्ता एक समाज को मैसेज जाता है, मैं नहीं चाहता था इस तरीके की बात हो, लेकिन राधिका जी ने छेड़ दिया। नहीं बात सही है, 2010 में उन्हें वापस भारत बुलाया गया था, दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। 2018 में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, हाँ मैंने देख लिया है, 3 साल की सजा भी उनको सुनाई गई थी। वो राजदूत थी ना, वो एम्बेसडर नहीं थी, हाँ वो राजदूत नहीं थी, वो एम्बेसडर नहीं थी बल्कि वो कैसे चलता है। नहीं संदीप जी, हाँ ये मैंने फैक्ट चेक किया है, ये मैंने संदीप जी ये मैंने अभी फैक्ट चेक कर लिया है, वो मैंने फैक्ट चेक कर लिया सर। शी वॉज नॉट एन एम्बेसडर, वो एक मिड लेवल राजनयिक अधिकारी थी, बट शी वॉज नॉट एन एम्बेसडर एट दैट टाइम जब उन्होंने ये तमाम चीजें की थी। तो ये बहुत स्पष्ट है, पाकिस्तान में नहीं भारत में उनको जेल हुई थी, ये मैंने अभी फैक्ट चेक किया संदीप जी। तो ये यहां पर आप गलत हैं कि वो राजदूत थी, वो राजदूत नहीं थी। हाँ ये मामला था, नाम था, गिरफ्तारी हुई थी, ये तमाम चीजें भी हुई थी, लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है इस पर बात करना। लेकिन ये समय दिया आप लोगों ने इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने को, उसके लिए आप सभी का बहुत आभार। राधिका जी बहुत आभार, चिराग आपका बहुत आभार, संदीप जी जुड़े, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।